नमस्कार दोस्तों, आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा और कहानी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। रविवार की सुबह थी, लेकिन मायरा के लिए यह सुबह भी बाकी दिनों की तरह व्यस्त थी। रसोई में काम करते हुए वह सोच रही थी, आज नाश्ता निपटा कर कुछ देर मायके हो आऊँगी। बहुत दिन हो गए मम्मी पापा से मिले हुए। अमित की आवाज़ ने उनकी सोच भंग कर दी। अरे यार, मेरा तौलिया कहाँ है? कहीं भी रख देती हो। मायरा ने गहरी सांस ली और मुस्कुराकर जवाब दिया, अरे जहाँ तुम्हारे कपड़े रखे हैं ना, वहीं तौलिया भी है। ध्यान से देखिए ना। ओह ठीक है, जल्दी नाश्ता लगा दो, नहीं तो देर हो जाएगी। मायरा ने झटपट नाश्ता तैयार किया और डाइनिंग टेबल पर रख दिया। तभी उसके ससुर बनवारी लाल जी कमरे से बाहर आए। उन्होंने मायरा को आवाज़ दी, अरे बहू, मेरा चश्मा और अखबार तो देना। मायरा ने फटाफट अखबार और चश्मा पकड़ाया। अगर चाय बनी हो तो एक कप चाय दे दो बहू। पिताजी, अभी लाती हूँ, कहकर मायरा रसोई में वापस चली गई। तभी सासू माँ की आवाज़ आई, बहू, पूजा घर में घी खत्म हो गया है। तुमने घी भी नहीं भरा, ये बात भी तुम्हें बतानी पड़ेगी क्या? चाय कप में डालते हुए मायरा बोली, दिमाग से निकल गया था माँ जी, अभी रख देती हूँ। वो घी लेकर पूजा घर की ओर भागी। उधर डाइनिंग टेबल पर अमित जल्दी जल्दी नाश्ता कर रहा था और फोन पर अपने सहकर्मी से बात कर रहा था। मायरा ने पूजा घर में घी रखा और फिर वापस आकर कमरा ठीक करने लगी और फिर तेजी से रसोई घर की ओर लौट आई। अभी बहुत से काम बाकी थे। अमित नाश्ता खत्म कर चुका था और बैग उठाकर दरवाजे की ओर बढ़ रहा था। मैं निकल रहा हूँ मायरा, शाम तक लौटूंगा। ठीक है, ध्यान रखना अपना। अमित एक हाथ में बैग और दूसरे हाथ से फोन पकड़े बाहर निकल गया। डाइनिंग टेबल पर बनवारी लाल जी अखबार में नजरें गड़ाए हुए थे। मायरा ने उनके सामने चाय का कप रखते हुए कहा, लीजिए पिताजी, आपकी चाय। ससुर जी ने बिना सिर उठाए कहा, बहू, आज के अखबार में देखो, सरकार फिर से बिजली के दाम बढ़ाने वाली है। अगर अब बताओ, पहले से ही कितना खर्चा बढ़ गया है। तभी सासू माँ पूजा घर से बाहर निकलते हुए बोली, आपको तो आपकी अखबार के अलावा और कुछ सूझता भी है? ऊपर से सबको ये खबरें सुना सुनाकर बोर करते रहते हो। वापस रसोई में जाती हुई मायरा की एकाएक हंसी छूट गई। बनवारी लाल जी अखबार से नजरें हटाकर सुषमा जी को देखा और बोले, अरे भाग्यवान, दुनिया में क्या हो रहा है ये जानना भी तो जरूरी है। सुषमा जी ने हाथ नचाते हुए कहा, हाँ हाँ, बहुत ज़रूरी है, लेकिन तुम्हारी इन अखबारों से घर के काम तो नहीं निपटाने वाले। मीरा चुपचाप उनकी हंसी ठिठोली को सुनते हुए टेबल पर प्लेट रखने लगी। तभी सुषमा जी ने पूछा, बहू, ये सब छोड़ नाश्ते में क्या बनाया है? मायरा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, माँ जी, पोहा बनाया है और सोच रही हूँ कि दोपहर में दाल चावल बना लूँ। सुषमा जी ने सिर हिलाया, ठीक है ठीक है। मायरा ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, माँ जी, आज मुझे मायके भी जाना है। बहुत दिन हो गए मम्मी पापा से मिले हुए। सुनते ही सुषमा जी की भौंवें तन गई। अरे, अभी उस दिन ही तो मिलकर आई थी। मायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, उस दिन को पूरे 2 महीने हो चुके हैं। इससे पहले कि सुषमा जी कुछ और कहती, बनवारी लाल जी अखबार मोड़ते हुए कहा, अरे क्यों परेशान कर रही हो बहू को, जाने दो ना। सुषमा जी ने एक नज़र अपने पति की ओर डाली और फिर भारी मन से बोली, ठीक है, चली जाना, लेकिन जल्दी लौट आना। मायरा के चेहरे पर खुशी की झलक आई। उसने तेजी से सबके लिए नाश्ता लगाया और दोपहर के खाने की तैयारी में जुट गई। मायके जाने की खुशी थी, इसलिए वो सारे काम तेजी से निपटा रही थी।
तभी सुषमा जी के फ़ोन की घंटी बजी। उसकी बेटी का फ़ोन था। हाँ बेटी, सीमा बता कैसी है तू? सीमा ने उत्साहित स्वर में कहा, माँ हम आज घर आ रहे हैं, खाना भी वहीं खाएंगे। यह सुनते ही सुषमा जी की आंखें चमक उठी। खुश होकर बोली, अरे वाह, आज आ जाओ बेटी, बहुत अच्छा किया। सुषमा जी ने कहा और फोन रखते ही बोली, बहू जल्दी से सीमा के पसंद का खाना बना, आज वो आ रही है। सुनते ही मायरा का चेहरा बुझ सा गया। मायके जाने की सारी खुशी एक पल में जैसे चकनाचूर हो गया। ठीक है माँ जी, कहने के अतिरिक्त वो अपनी सासू माँ के आगे कुछ और न बोल सकी, लेकिन मन ही मन बड़बड़ाने लगी, ये सीमा का तो रोज का काम है। 4-5 दिन पड़े नहीं कि धमक पड़ती है यहाँ पर। खैर, मायरा को खाना तो पकाना ही था। उसने मन मारकर खुद को काम करने में झोंक दिया। सुबह से ही बिना रुके काम कर रही थी और अब सीमा की पसंद के अनुसार पकवान तैयार करने में जुट गई। दोपहर से पहले ही सारा खाना तैयार हो चुका था। तभी सीमा अपने पति और 1.5 साल की बेटी के साथ पहुंची। घर में चहल पहल बढ़ गई। सुषमा जी तो अपनी बेटी के पास बैठकर गप्पे मारने लगी और बनारसी लाल जी दामाद से राजनीति और बाजार के हाल पर चर्चा करने लगे। इधर मायरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर इधर से उधर दौड़ रही थी। सब लोग खाने की मेज पर आ चुके थे। मायरा ने सबके लिए थाली परोसी, लेकिन सीमा ने पहला निवाला लेते ही नाक भौं सिकुड़ोली। भाभी ये क्या है, आपने आज भी खाना फीका बना दिया। आपको पता है ना कि मुझे मसालेदार और चटपटा खाना पसंद है। इससे पहले कि मायरा उठती, सुषमा जी बोल पड़ी, कितनी बार कहा है इसे कि खाने में थोड़ा तीखापन हो तो स्वाद बढ़े, पर ये सुने तब ना। लेकिन तू फिक्र मत कर, कुछ ही देर में तेरे छोटे भाई रोहित की शादी होने वाली है और तेरी छोटी भाभी राधिका ने तो होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है। बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है राधिका। इस पर सीमा खुशी से बोली, हाँ मम्मी, फिर तो जब भी यहाँ आऊँगी राधिका के हाथ का बना खाना ही खाऊंगी। पर अभी तो इसी खाने से गुजारा करना पड़ेगा ना, यही सब खाना पड़ेगा। मायरा चुपचाप ये सब सुन रही थी, लेकिन बनवारी लाल जी यह सब सुनकर चुप नहीं रह सके। उन्होंने थाली से कौर उठाते हुए कहा, अरे एक तो बेचारी सुबह से एक टांग पर खड़ी है, सारे घर के काम कर रही है, ऊपर से तुम खाने में मीन मेख निकाल रही हो। सुषमा जी ने तुरंत पति की ओर देखते हुए कहा, आप तो बहू को बस सिर पर चढ़ाए रखते हैं, अगर गलती की है तो बताने में क्या हर्ज है। मायरा चुपचाप रसोई में अपना काम करने लगी। उसे अब इन बातों की आदत सी हो गई थी, इसलिए बिना कोई प्रतिक्रिया दिए वो बस अपने काम में लगी हुई थी। शाम होने को लगी थी। रसोई में बर्तन साफ करती मायरा ने घड़ी की ओर देखा, अगर सीमा न आती तो शायद इस वक्त मैं अपने मायके में होती, अपनी माँ की गोद में सिर रखकर थोड़ा सुकून पा रही होती। मायरा सोच रही थी, तभी सुषमा जी की आवाज़ आई, बहू एक काम कर, रात का खाना अभी बना ले, सीमा को भी टिफ़िन में पैक कर देना। अब बेचारी वहाँ जाकर खाना बनाएगी क्या। मायरा पल भर को ठिठक गई। दोपहर में जिन्होंने उनके खाने में 100 कमियां निकाली थी और अब वही खाना पैक करके देने की बात कर रहे थे, लेकिन मायरा ने बिना कोई जवाब दिए गैस जलाकर दाल चढ़ा दी और रोटियां सेकने लगी। दोपहर की सब्जी बची थी, अब पैक करके वो थोड़ी देर में ले आई। मायरा को अपनी ननद का बार बार आना बिल्कुल पसंद नहीं था। सासू माँ बेटी के आते ही उसके चारों ओर घूमने लगती। ससुर जी दामाद के साथ बैठकर घंटों बातें करते। इन सब के बीच अगर कोई बिना रुके काम करता था तो वह थी मायरा, लेकिन वो जानती थी कि अगर उसने इस बारे में जरा भी कुछ कहा तो उनकी सासू माँ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा और घर में कलह मच जाएगा। घर की इकलौती बहू
होने के कारण सारा काम उसी पर आ जाता था। पति अमित की नौकरी ऐसी थी कि उसे अक्सर बाहर जाना पड़ता था और देवर रोहित भी दिल्ली में नौकरी कर रहा था। घर की सारी जिम्मेदारियां मायरा के कंधों पर थी, लेकिन उसे एक उम्मीद थी। उसके देवर रोहित की मंगनी हो चुकी थी और जल्द ही उनकी शादी होने वाली थी। मायरा को लगता था कि जब उनकी देवरानी इस घर में आ जाएगी तो शायद काम का बोझ कुछ कम हो जाएगा। कुछ दिन बीत गए थे। आज मायरा घर की साफ सफाई में जुटी हुई थी। सफाई का काम ज़्यादा था, इसलिए उसने सब्जी काटने के लिए अपनी सासू माँ को दे दी। सुषमा जी अभी सब्जी काटने बैठी ही थी कि उसका मोबाइल बज उठा। उन्होंने जल्दी से हाथ पोंछे और फ़ोन उठाया। हाँ सीमा बेटी, कैसी है तू? क्या तुम अकेली आ रही हो? दामाद जी कहाँ हैं? तो क्यों नहीं आए? दूसरी ओर से न जाने सीमा ने क्या कहा कि सुषमा जी की भौवें तन गई। उनका स्वर थोड़ा तेज हो गया। अरे, लेकिन उसने लड़ाई करने की क्या जरूरत थी? ऐसे बिना सोचे समझे घर छोड़कर कोई आता है क्या? सुषमा जी अब चिंतित हो चुकी थी। उन्होंने तुरंत अमित को आवाज़ लगाई। अमित बेटा, सीमा बस स्टैंड पर खड़ी है, तुम जाकर उसे ले आओ। अमित अपने कमरे से बाहर आया और चौंक कर बोला, लेकिन माँ, वो अकेली आई है, जीजाजी क्यों नहीं आए? सुषमा जी ने फोन बंद करते हुए लंबी सांस ली और बोली, न जाने इस लड़की का क्या होगा, शायद झगड़ा करके आई है अपने पति से। तुम पहले उसे ले आओ, बाकी बातें बाद में देखेंगे। अमित गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर निकल गया। मीरा समझ गई थी कि अब घर का माहौल बदलने वाला है। थोड़ी देर बाद गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। अमित सीमा और उसकी बेटी को लेकर घर आ चुका था। सीमा के चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन भीतर ही भीतर मायके आने का संतोष भी था। सुषमा जी बेटी को देखते ही बोली, आ गई तू? चल अंदर आ, कितनी परेशान लग रही है। बनवारी लाल जी ने गंभीर स्वर में पूछा, बेटी आखिर क्या हुआ? इस तरह अचानक क्यों आ गई? सीमा झुंझलाकर बोली, क्या बताऊं, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। कब से कह रही थी कि मुझे कुछ दिन मायके रहने जाना है, लेकिन हर बार अपनी माँ की तबीयत का बहाना बनाकर मुझे रोक लेते हैं। बस अपनी माँ की सुनते हैं, किसी और की नहीं। इसी बात पर आज सुबह घर में झगड़ा हो गया। गुस्से में मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ आ गई। थोड़े दिनों में अकल ठिकाने आ जाएगी उनकी। बनवारी लाल जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटी, ये ठीक नहीं है। अब तुम खुद एक बच्ची की माँ हो, तुम्हें समझदारी से काम लेना चाहिए। हर छोटी छोटी बात पर घर छोड़ने आना सही बात नहीं है। लेकिन सीमा बोली, पिताजी, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी शादी हुई है तो किसी की गुलामी करने के लिए नहीं। जब मन करेगा तब मैं मायके आऊँगी। वैसे तो ये लोग रहने नहीं देते। अब जब झगड़ा हो ही गया है तो कम से कम 1 महीना तो यहीं रुकूंगी। बनवारी लाल जी कुछ कहना चाहते थे, लेकिन सुषमा जी ने बीच में ही बात काटते हुए कहा, अरे छोड़िए भी, अगर बेटी आई है तो उसे आराम से रहने दीजिए। अपने आप जब गुस्सा ठंडा होगा तो दामाद जी आकर ले जाएंगे। वैसे भी बेटी के बिना उनका दिल नहीं लगेगा। फिर उन्होंने मायरा की तरफ देखते हुए कहा, मायरा बहू, सीमा का बैग अंदर रख दो और इसके लिए कुछ खाने को ले आओ, बेचारी परेशान होकर आई है। मायरा ने सिर झुकाकर जी माँ जी कहा और बैग उठाकर अंदर ले गई। मायरा चुपचाप किचन में गई, एक गिलास पानी भरा और ननद के सामने रख दिया। सीमा ने अनमने ढंग से पानी का गिलास उठाया ही था कि सुषमा जी फिर बोल पड़ी, अरे बहू, सिर्फ पानी लाकर रख दिया, चाय नहीं बना सकती क्या? बेचारी इतनी दूर से आई है, थक गई होगी। मायरा ने बिना कोई जवाब दिए फिर से किचन की तरफ रुख लिया। उसने गैस जलाई और चाय बनाने रख दी, लेकिन फिर वही स्टूल पर बैठकर अपना सिर पकड़ लिया। हे भगवान, क्या करूं मैं? इस लड़की से तो मैं तंग आ चुकी हूँ। लड़ाई करके घर होती है, इसके घर होती है और परेशानी मुझ पर आ जाती है। जब देखो दीदी मायके चली आती है, बाकी सबका तो नहीं मालूम,
पर मेरे सिर पर तो आफत ही आ जाती है। किचन में बैठी मायरा मन ही मन बड़बड़ाती जा रही थी। बाहर से फिर आवाज़ आई, बहू अभी तक चाय नहीं लाई? मायरा तुरंत उठी, जल्दी जल्दी चाय बनाकर प्याली में छानी और चाय लेकर बाहर आई और सीमा की ओर बढ़ाते हुए कहा, लो सीमा, चाय ले लो। सीमा ने चाय की प्याली उठाई, लेकिन उनके चेहरे पर नाखुशी झलक रही थी। उसने कप को मेज पर रखते हुए तुनक कर कहा, अच्छा आज मैं अकेली आई हूँ तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं रह गई। सिर्फ चाय लाकर पटक दी, चाय के साथ खाने को कुछ नहीं ला सकती थी। मायरा के कदम ठिठक गए। अभी वह कुछ बोलती उससे पहले ही सुषमा जी बोल पड़ी, अरे बहू तुम भी हद करती हो, चाय के साथ कुछ खाने के लिए क्यों नहीं लाई? मायरा अपने गुस्से को काबू में रखते हुए धीरे से बोली, अभी लाती हूँ माँ जी। वो तुरंत किचन में गई और ट्रे में बिस्किट और चिप्स रख कर ले आई। इसके बाद वह बिना कुछ बोले अपने बाकी के काम में लग गई। सीमा ने चाय की चुस्की लेते हुए अपनी माँ की ओर देखा और तंग कसते हुए बोली, मम्मी लगता है भाभी को मेरा काम करने में कुछ दिक्कत होती है। शायद उन्हें मेरा यहाँ आना पसंद नहीं है। सुषमा जी ने तुरंत बेटी को तसल्ली देते हुए कहा, अरे नहीं, तू चिंता मत कर, मैं बैठी हूँ ना, तुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगी। सीमा ने भौं सिकोड़ते हुए कहा, अच्छा मम्मी, वैसे आप ये सब्जी क्यों काट रही हैं? क्या उस महारानी से काम नहीं होता जो आपको काम पर लगा दिया है? अरे बेटा, तुझे तो पता ही है ना, घर में रहते हुए थोड़ा बहुत तो काम करना ही पड़ता है। तभी सीमा की बेटी नींद से जाग गई और रोने लगी। सुषमा जी तेज आवाज में बोली, अरे मायरा, गुड़िया को भूख लगी है, इसके लिए दूध गर्म कर दो और इसकी बोतल उबाल कर उसमें दूध डाल देना। तभी बनवारी लाल जी कमरे से बाहर निकले। उन्होंने यह सब देखा तो नाराजगी भरे स्वर में बोले, सुषमा, क्यों दिन भर बहू के सिर पर चढ़ी रहती हो? खुद उठ नहीं सकती तो कम से कम अपनी बेटी से कह दो कि अपना काम तो खुद कर ले। सुषमा जी भौवें चढ़ाते हुए बोली, आप कमरे में जाइए और टीवी पर कथा चलाकर वही सुनिए, मेरे काम में दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। पनवारी लाल जी एक गहरी सांस ही ली और सीमा की ओर देखते हुए बोले, बेटा मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन मुझे लगता है कि तुझे अपने स्वभाव को थोड़ा बदलना चाहिए। सीमा गुस्से से बोली, क्यों पिताजी, आप हमेशा मुझे ही अपना व्यवहार बदलने को क्यों कहते हैं? आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप मेरे व्यवहार पर उंगली उठा रहे हैं? पनवारी लाल जी शांत स्वर में समझाने लगे, देख बेटी, तू अपने पति से लड़कर मायके आई है और वहाँ से अब तक एक फ़ोन तक नहीं आया। क्या ये चिंता वाली बात नहीं है? सीमा ने तुनकते हुए कहा, आपको तो हमेशा बस उनकी ही चिंता लगी रहती है, मेरी कोई परवाह नहीं है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मैं सोने जा रही हूँ। मम्मी, कहते हुए सीमा पैर पटकते हुए गुस्से में कमरे में चली गई और दरवाज़ा जोर से बंद कर लिया। पनवारी लाल जी ने भारी मन से सुषमा जी की ओर देखा और बोले, समझा लो इसे सुषमा, जब देखो बस अपने ही बारे में सोचती रहती है। शादी कोई बच्चों का खेल नहीं, हर बात पर रूठ कर मायके चले आना सही नहीं है। अजी आप भी बस हर बात में लेकर लेक्चर देने लगते हैं। मेरी बेटी मायके आई है, थोड़ा आराम करने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। सुषमा जी ने कहा तो बनवारी लाल जी नाराजगी में सिर हिलाते हुए वापस अपने कमरे में चले गए। कुछ दिन यूं ही बीत गए। मायरा रोज की तरह अपने काम में लगी हुई थी, जबकि सीमा बिना किसी चिंता के आराम फरमा रही थी। एक दिन मायरा अपने काम में व्यस्त थी कि तभी उनका मोबाइल बजा। स्क्रीन पर माँ का नाम लिखा दिखाई दे रहा था। उसने मुस्कुराते हुए फ़ोन उठाया, हेलो माँ। दूसरी ओर से मायरा की माँ की आवाज़ हल्की शिकायत भरी आवाज़ आई, क्या बेटी, इतने दिन हो गए, तेरा चेहरा तक नहीं देखने को मिला। मैं तरस गई हूँ, तेरी ननद गई नहीं अभी तक?
मायरा ने एक लंबी सांस ली और धीमे स्वर में बोली, कहाँ माँ, ये तो जाने का नाम ही नहीं ले रही है। कहती है जब तक उनका पति माफ़ी नहीं मांगेगा तब तक वह कहीं नहीं जाएगी। मुझे तो नहीं लगता कि ये इतनी जल्दी जाने वाली है। मायरा की माँ तो चिंता होने लगी। तो फिर तू मायके आ जा, तेरा भी मन बहल जाएगा। मायरा हल्के से हंसी और बोली, कल मैंने सासू माँ से मायके जाने की बात की तो गुस्से से बोली, घर में इतनी परेशानी चल रही है और तुझे मायके जाने की पड़ी है। अब इन्हें कौन समझाए कि परेशानी सिर्फ हमारे लिए नहीं है, सीमा के लिए तो नहीं है। वो तो बहुत खुश है, ससुराल से आज़ाद जो हो चुकी है। अब तो रोज़ देर रात तक टीवी पर फिल्में देखती है और सुबह 11 बजे से पहले उठती ही नहीं। मायरा की माँ ने गहरी सांस ली। चल कोई बात नहीं बेटा, बस तू अपना ध्यान रखना, मुझे तेरी चिंता रहती है। मायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, कोशिश की बोली मुस्कुराने की कोशिश की और बोली, आप मेरी चिंता मत करो माँ, बस अपना ख्याल रखो। फ़ोन रखकर मायरा ने घड़ी की ओर देखा। ओह, लंच बनाने का टाइम हो गया है। उन्हें जल्दी से अपने बालों को संभालते हुए रसोई की ओर बढ़ने का सोचा ही था कि तभी सीमा की आवाज़ आई, भाभी मुझे चाय बना कर दे दो। उठ गई महारानी। मायरा बड़बड़ाने लगी और सीमा के लिए चाय का पानी चढ़ा दिया। सीमा के उठने के बाद सुषमा जी तुरंत उनके कमरे में चली गई। उन्होंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, बेटा तुझे तो मालूम है कि अगले महीने तेरे छोटे भाई रोहित की शादी है। अब तू इस तरह मायके आकर बैठी है, हम तेरे ससुराल वालों को किस मुंह से काट देने जाएंगे। सीमा तकिए के सहारे बैठ गई और बेपरवाही से बोली, जाने की क्या ज़रूरत है, कुरियर से भेज दो और फ़ोन करके बुलवा लेना। अगर आएंगे तो ठीक, नहीं आएंगे तो भी उनकी मर्जी। सुषमा जी थोड़ी असहज हुई और बोली, बेटा ऐसा नहीं होता है, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। अगर तेरे ससुराल वाले नहीं आए तो लोगों को क्या कहेंगे। इससे पहले कि सुषमा जी अपनी बात पूरी कर पाती, सीमा चिढ़ कर बोली, बस मम्मी, इस बारे में मुझसे कोई बहस नहीं मत करो। 1 महीने में उन लोगों ने एक बार भी फ़ोन नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि उन्हें मेरी कोई परवाह भी है। तभी मायरा कमरे में चाय लेकर आई। उसने माँ बेटी की बात के बीच तनाव महसूस किया, लेकिन बिना कुछ कहे चाय की ट्रे मेज पर रख दी। सुषमा जी ने एक नज़र मायरा पर डाली और फिर बात बदलते हुए सीमा से बोली, चाय पी ले, फिर नाश्ता कर लेना। मायरा ने एक पल वहाँ रुकी, फिर चुपचाप वहाँ से चलती बनी। जैसे ही मायरा कमरे से बाहर निकली, सीमा ने चाय का घूंट लेते हुए तंज भरे लहजे में कहा, मम्मी वैसे एक बात कहूँ, आपकी बहू कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न हो गई है। देखो तो आजकल सर पर पल्लू तक नहीं रखती। सुषमा जी ने गहरी सांस ली और हल्की झुंझलाहट के साथ बोली, क्या करूं बेटी, तेरे पापा ने ही तो इसे ज़्यादा छूट दे रखी है, हमेशा इसकी तरफदारी करते रहते हैं। दरवाजे के बाहर खड़ी मायरा यह सब कुछ सुन रही थी। उनका मन एक अजीब से दर्द से भर गया। सीमा की बातें सुनकर मायरा का मन तो हुआ कि अभी जाकर वह दे पूरा दिन रसोई की गर्मी और पसीने में खटकते हुए सर पर पल्लू रखना कितना मुश्किल होता है, लेकिन उसे क्या, खुद को रोक लिया। अगर मैं कुछ कहूँगी तो उल्टा मुझे ही गलत ठहराया जाएगा। वो जानती थी कि उसकी बात कोई नहीं समझेगा। यही सोचकर उसने अपने मन को शांत कर लिया और हमेशा की तरह चुपचाप अपने काम में लग गई। रात को जब अमित घर लौटा तो मायरा ने उसके बात करने का फैसला किया। जैसे ही अमित ने अपना बैग रखा, मायरा उसके सामने आकर खड़ी हो गई। अमित ने चौंक कर मायरा की तरफ देखा। क्या हुआ मायरा, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो। मायरा ने बिना रुके कहना शुरू किया, अपनी बहन दिन भर मुझ पर हुक्म चलाती रहती है। उसके लिए मैं कोई इंसान नहीं बल्कि एक नौकरानी हूँ, और इतना करने के बावजूद वो माँ जी के कान भरती रहती है, मुझे हर वक्त गलत साबित करने की कोशिश करती है।
अमित ने लंबी सांस ली और बोला, अच्छा, फिर से वही बात। मायरा को अमित की लापरवाही पर और गुस्सा आया। वह थोड़ा तेज स्वर में बोली, देखिए, मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी इज्जत चाहिए। अब मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी है। या तो आप दीदी को समझाइए या मम्मी से बात करिए, लेकिन अब मैं और सहन नहीं कर सकती। अमित ने कुछ पल सोचा, फिर उसका कंधा पकड़ते हुए बोला, मायरा, तुम चिंता मत करो। रोहित की शादी में जब सीमा के ससुराल वाले आएंगे तो जीजा जी से मिलकर उनका गुस्सा अपने आप ठंडा हो जाएगा। अमित की बात सुनकर मायरा चुप हो गई। दिन गुजरते गए और आखिरकार रोहित की शादी का दिन भी आ गया। घर में रौनक थी, मेहमानों की चहल पहल थी। शादी के दिन सीमा की नज़र भीड़ में अपने सास ससुर और पति को तलाश रही थी, लेकिन जब कोई नहीं दिखा तो उनका चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। आखिरकार सुषमा जी की चिंता होने लगी और बनवारी लाल जी से बोली, आपने तो उनसे बात की थी ना, फिर वे क्यों नहीं आए? बनवारी लाल जी ने ठंडी सांस लेते हुए जवाब दिया, हमारे बात करने न करने से क्या फ़र्क पड़ता है सुषमा। जब उनकी बहू सीमा उनके कारण उन लोगों का हमसे रिश्ता था, वो ही उनके साथ नहीं है तो वे शादी में आकर क्या करते। इसके बाद तो सीमा ने तय कर लिया कि अब वो इस रिश्ते में और नहीं रह सकती और वकील को फ़ोन करके डाइवोर्स पेपर तैयार करने को कह दिया। रोहित की शादी की सारी रस्में पूरी हो गई और नई बहू राधिका अब इस घर का हिस्सा बन चुकी थी। राधिका एक पढ़ी लिखी, समझदार और जमाने में के साथ चलने वाली लड़की थी, लेकिन अपने संस्कारों में भी गहरे जुड़ी हुई थी। वो मायरा को घर के सारे काम करते देखती तो बिना कुछ कहे खुद ही हाथ बटाने लग जाती। हालांकि उसके एक बात गौर की, मायरा पूरे घर के कामों में जुटी रहती, जबकि सीमा बस बैठकर आदेश देती रहती। शादी की एक हफ्ते बाद ही सीमा ने अपने ससुराल वापस जाने की कोई इच्छा नहीं जताई थी, लेकिन नई नई शादी के बाद के कारण राधिका ने इस मामले में कुछ भी बोलना ठीक नहीं समझा। आज सुबह मीरा मायरा घर के सारे कामों से निपटाकर कपड़े धोने बैठी। शादी की भाग दौड़ के कारण कपड़े धोने का समय ही नहीं मिल पाया था, तो अब कपड़े धोने की मशीन लगा ली। कपड़ों का ढेर लगा देखकर राधिका तुरंत उनके पास आ गई। भाभी, इतने सारे कपड़े एक साथ अकेले कैसे धोओगी? मैं साथ में धुलवा देती हूँ। मायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं राधिका, अभी तो तुम्हारे हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी है, काम करने को तो सारी उम्र पड़ी है। राधिका हंसते हुए बोली, कोई बात नहीं भाभी, इतने सारे कपड़े धोते धोते आप थक जाएंगी और साथ काम करेंगे तो थोड़ी बातें भी हो जाएगी। मायरा को पहली बार किसी ने घर में उसके आराम की फिक्र की। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। राधिका ने कपड़े उठाकर मशीन में डालने की शुरू किए तो उसकी नज़र पास में रखे कुछ छोटे मोटे गंदे कपड़ों पर पड़ी। कपड़ों से बदबू आ रही थी। भाभी, ये कपड़े भी आप धोएंगी? राधिका ने थोड़ी हैरानी से पूछा, लेकिन ये तो सीमा दीदी की गुड़िया के सुसु पोटी वाले कपड़े हैं। मीरा हल्के से मुस्कुरा दी, लेकिन उसकी मुस्कान में एक अजीब सी कड़वाहट थी। अब तो आदत हो गई है राधिका, ये उत्सुकता से पूछा, आदत मतलब? मायरा कुछ देर चुप रही, लेकिन राधिका के दोबारा पूछने पर उसने अपने दिल का सारा गुबार हल्का कर दिया और सारी बात साफ साफ बता दी। यह सुनकर राधिका बहुत हैरान रह गई। राधिका चौंक गई, मतलब दीदी अब अपने ससुराल नहीं जाएंगी? मायरा ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया, नहीं, और जाने का उनका कोई इरादा भी नहीं दिखता। अब तो बात तलाक तक पहुंच गई है। राधिका को यह सुनकर बहुत हैरानी हुई। उनके मायरा के चेहरे को ध्यान से देखा, उसमें दर्द और थकान साफ झलक रही थी। भाभी, आप कुछ कहती क्यों नहीं? आपको इस अन्याय का विरोध करना चाहिए। चुपचाप सब क्यों सह रही हैं? मायरा ने गहरी सांस ली और सिर झुका लिया। फिर धीमे स्वर में बोली, क्या करूं राधिका, यहाँ बोलने ही कहाँ दिया जाता है। बोलने से पहले ही चुप करवा दिया जाता है। जब भी मैंने अपनी परेशानी बताने की कोशिश की तो सासू माँ ने कहा कि बेटी मायके आई है, उसे परेशान मत करो,
और अमित ने कहा, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। मैं क्या करूं? राधिका का चेहरा गुस्से से तमतमा गया, गुस्से से भर गई। तो क्या मतलब यह है कि आपका हमेशा चुप रहोगी आप? भाभी, ज़रूरत से ज़्यादा सहने से लोग आपका फ़ायदा ही उठाएंगे। राधिका और मायरा कपड़े धोते हुए हंसी मजाक कर रही थी कि तभी सुषमा जी की तेज आवाज़ आई, राधिका बहू, अरे कहाँ चली गई? राधिका ने जल्दी से हाथ धोते हुए जवाब दिया, जी माँ जी, मैं यहीं हूँ, भाभी की मदद कर रही हूँ। तभी सुषमा जी के साथ साथ सीमा भी वहां पहुंच गई। अरे राधिका बहू, तुम्हारी तो आज पहली रसोई है, चलो कुछ मीठा बना लो, सुषमा जी ने आदेश भरे स्वर में कहा। राधिका हाथ झाड़ते हुए बोली, लेकिन मम्मी जी, पहले मैं यहाँ का काम निपटा लूँ, फिर रसोई में आ जाऊंगी। सीमा ने बीच में टोक दिया, अरे कपड़े धोने का काम तो मायरा भाभी भी कर लेगी, उन्हें आदत है, तुम जल्दी से रसोई में चलो। कहते हुए सीमा ने बड़े हक से राधिका का हाथ पकड़कर खींचा और उसे रसोई की ओर ले जाने लगी। रसोई में पहुंचते ही सुषमा जी ने एक और फरमान सुना दिया, अच्छा बहू, हलवा बनाने के साथ साथ आज का खाना भी तुम ही बनाओ, सीमा का कुछ स्पेशल खाने का दिल है। राधिका ने बिना किसी शिकायत के सिर झुका दिया, जी माँ जी। थोड़ी देर बाद जब खाना बनकर डाइनिंग टेबल पर लगा तो पूरे घर में एक खुशबू फैल गई। वाह, क्या खुशबू है! पहला निवाला लेते ही सीमा बोली, राधिका, तुमने तो कमाल कर दिया, तुम्हारे आगे तो होटल के बड़े बड़े शेफ भी फेल हैं। सुषमा जी और बाकी घर वालों ने भी खाना खाना शुरू किया और सबने राधिका के स्वाद की तारीफ की, लेकिन तभी सीमा के मुंह से कुछ ऐसा निकल गया, उससे पूरा माहौल बदल गया। उफ, इतने दिनों से मायरा भाभी के बेस्वाद खाने से परेशान हो गई थी, आज कितने दिनों बाद इतना स्वादिष्ट खाना खाने को मिला। मायरा जो चुपचाप परोसने में लगी हुई थी, एक पल को ठिठक गई। राधिका ने चुपचाप पानी का गिलास उठाया, गहरी सांस ली और फिर बेहद शांत लेकिन तीखे स्वर में बोली, वैसे दीदी, मैंने भी मायरा भाभी के हाथों का खाना खाया है और मुझे तो वो भी बहुत स्वादिष्ट लगा। सीमा और सुषमा जी ने एक दूसरे की ओर देखा और लेकिन इन्हें पहले कि वे कुछ कहती, राधिका ने दूसरा तीर चला दिया, और दीदी, अगर आपको उनके हाथों का खाना पसंद नहीं था तो आप खुद बना लेती। सीमा और सुषमा जी के चेहरे पर रंग फीका पड़ गया था, लेकिन राधिका अपनी बात कहकर वहाँ से चुपचाप चली गई। डाइनिंग टेबल पर बैठे बनवारी लाल जी यह सारी बातें सुन रहे थे। राधिका की बातों से वे मन ही मन संतुष्ट थे। कोई तो आया इस घर में जो इस माँ बेटी का मुंह बंद करवा सके। अगले दिन सुबह मायरा की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, सिर भारी था, बदन टूट रहा था, लेकिन फिर भी वह उठकर रोज की तरह अपने काम निपटा रही थी कि राधिका ने उसे रोक दिया, भाभी आप आराम कीजिए, यहाँ मैं सब संभाल लूँगी, मायरा ने हिचकिचाते हुए कहा। लेकिन राधिका, इतने सारे काम है। राधिका ने प्यार से मायरा का हाथ थामा और कहा, भाभी आप दिन भर के काम में खुद को खपा देती हैं और अपना ख्याल नहीं रखती, ऐसे में तबीयत तो खराब होनी ही है ना। अब आप जाइए, आराम कीजिए, मैं सब देख लूँगी। मायरा कुछ नहीं बोल पाई। पहली बार उसे लगा कि कोई उनकी परवाह कर रहा है। मायरा आराम करने चली गई थी। सुबह के 11 बज चुके थे। सीमा आखिरकार नींद से जागी और उन्हीं नींद आंखें लिए बाहर निकली। उसके उधर उधर देखा, शायद मायरा को ढूंढ रही थी। जब वह कहीं नहीं दिखी तो उसने राधिका को सामने देखा और कहने लगी, राधिका, मेरे लिए एक कप चाय बना दो, और हाँ, इलायची डालकर कड़क चाय बनाना, सिर बहुत भारी हो रहा है। और हाँ, गुड़िया के कपड़े भी रखे हैं धोने के लिए, चाय बनाकर वो भी धो लेना। राधिका ने कपड़े तक कहते हुए बिना एक पल गवाए तपाक से जवाब दिए, दीदी, गुड़िया के गंदे कपड़े तो मैं नहीं धो सकती, आपकी बेटी है तो ये जिम्मेदारी आपकी बनती है। और अगर सिर इतना भी दर्द हो रहा है तो आइंदा रात को 3 बजे तक टीवी देखने की बजाय अपनी नींद पूरी कर लिया कीजिए। सीमा हैरान रह गई। राधिका ने आगे कहा,
और जहाँ तक रही चाय बनाने की बात, तो वो आप खुद भी बना सकती हैं। मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं। यह सुनकर राधिका अपने कमरे में चली गई। राधिका के इस जवाब ने सीमा के पैरों तले जमीन खिसका दी। मायरा भाभी ने तो कभी आज तक मुझे जवाब नहीं दिया था और यह कल की आई लड़की मेरे सामने जवाब लड़ाती है। सीमा का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। अपनी खास बात खत्म करके राधिका ने पास रखा गिलास भरत और अपनी जेठानी मायरा के लिए लगाई। लेकिन उनके कमरे में गई तो मायरा बोली, क्या हुआ, कुछ परेशानी है क्या? तो राधिका बोली, अरे नहीं भाभी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सीमा दीदी मुझे चाय बनाने को कह रही थी, तो मैंने भी साफ साफ कह दिया कि अगर चाय पीनी है तो आप खुद बना लो। राधिका की यह बात सुनकर मायरा हैरान रह गई। क्या तुमने मना कर दिया? तो राधिका क्या बोली, और नहीं तो क्या, इन लोगों को गुलामी नहीं ली है मैंने। जो गलत लगेगा उस पर तो बोलना ही पड़ेगा। मायरा चिंता में पड़ गई। फिर राधिका बोली, अरे भाभी आप टेंशन मत लो, अब देखना मैं कैसे सीधा करती हूँ इसे। एक हफ्ते के अंदर अंदर दीदी को उनके ससुराल न भेज दिया तो उसे तो मेरा नाम भी राधिका नहीं। राधिका के जवाब ने मीरा को अंदर तक झकझोर दिया। उसके कभी नहीं सोचा था कि इस घर में कोई उसे पलटकर जवाब भी दे सकता है। वह गुस्से में पैर पटकती हुई सुषमा जी के पास गई और झुंझलाकर बोली, माँ आपकी ये नई बहू तो हद ही पार कर दी। मुझसे इस तरह बात कर रही थी जैसे मैं इस घर की मेहमान हूँ और वो मालकिन। लेकिन हुआ क्या? माँ ने पूछा। मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा था कि मेरा सिर भारी हो रहा है इसलिए चाय बना दे। लेकिन वो जवाब देते हुए बोली, इसको जिसको जो चाहिए खुद आकर बना ले। मैं पूछती हूँ कि कहाँ कहाँ की महारानी है वह? तो सुषमा जी बोली, अच्छा उनकी इतनी हिम्मत? तो फिक्र मत कर, एक हफ्ता हुआ नहीं है कि मेरी बेटी को उल्टे जवाब देने लगी। उसे तो मैं देख लूँगी। सुषमा जी ने तुरंत आवाज़ लगाई, राधिका, राधिका बहू जरा यहाँ आओ। राधिका बेफिक्री से आई और बोली, जी माँ जी, कुछ काम था। सुषमा जी ने कड़वी आवाज़ में कहा, तू सीमा से इस तरह बात कर रही थी? यह कोई तरीका है बात करने का? तुझे पता है? राधिका बिना डरे बोली, माँ जी मैंने तो बस वही कहा जो सच था। दीदी को अगर चाय चाहिए थी तो वो खुद बना सकती थी। और बात सिर्फ चाय की नहीं थी, वो तो मुझे गुड़िया के कपड़े धोने को भी कह रही थी। मैंने क्यों उनकी बेटी के गंदे कपड़े धोऊंगी? ये काम दीदी खुद क्यों नहीं कर सकती? सीमा तलमला उठी, तो क्या अब तू हमें सिखाएगी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? राधिका ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, सिखाना तो पड़ेगा दीदी आपको। दूसरों से काम करवाने की आदत जो हो गई है। मायरा जो यह सब सुन रही थी कमरे से बाहर आ गई। सुषमा जी ने उसे देखते ही कहा, लो मायरा, बहू भी आ गई। तुम ही इसे समझाओ, बहू क्या ये सही कर रही है? मायरा ने अपनी सास की ओर देखा और फिर सीमा की आंखों में आंखें डालकर कहा, हाँ बिल्कुल सही कह रही है, इसमें गलत क्या है? सीमा और सुषमा जी सन्न रह गई। मायरा ने आगे कहा, सीमा यह घर सिर्फ तुम्हारा नहीं हमारा भी है। बहुएं हैं हम इस घर की, नौकरानी नहीं। इस घर में सभी को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। यहाँ रहना है तो काम भी करना ही पड़ेगा, फिर चाहे वो बहू हो या बेटी। सुषमा जी ने पहली बार मायरा की आंखों में आत्मनिर्भरता आत्मविश्वास देखा। फिर राधिका बोली, और माँ जी, अगर सीमा दीदी तलाक लेकर मायके में रहने के बारे में सोच रही है तो शौक से रह सकती है। तलाक लेने उसके बाद आप मुझसे और मायरा भाभी से कोई उम्मीद मत रखिएगा। इतना कहकर दोनों जेठानी देवरानी कमरे से बाहर चली गई। अपने सामने अपनी बहू को इस तरह बोलते देख सुषमा जी की हक्की बक्की खड़ी रह गई। तभी सीमा बोली, देखा मम्मी कैसे जवाब देकर गई आपके सामने? तो सुषमा जी बोली, आज तक इस घर में मेरे सामने किसी ने बोलने तक की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन आज सिर्फ तेरी वजह से मेरी दोनों बहुएं मुझे सुनाकर चली गई।
ये सब सुनकर सीमा की आंखों में धधक रही क्रोध की ज्वाला अचानक आंसुओं में तब्दील हो गई। बनवारी लाल जी को चुपचाप यह सब देख रहे थे। बोले, बेटी, तेरी भाभीियों का कोई कसूर नहीं है। तुझे खुद ही सोचना चाहिए। अगर कल को तेरी ननद तेरे घर में आकर बैठ जाए और तुझ पर हुक्म चलाए, अपनी माँ को तेरे खिलाफ भड़काए, तो क्या तू बर्दाश्त कर पाएगी? तुझ पर क्या बीतेगी? तेरा ससुराल ही तेरा घर है। ये बात अपने दिमाग में बिठा ले। तो सुषमा जी बोली, देखो बेटी, छोटी छोटी बातों पर यूं झगड़ कर मायके आ जाना और रिश्ता ख़त्म करने का फैसला ले लेना बिल्कुल ठीक नहीं है। तेरी एक बेटी है, अब उसके भविष्य के बारे में सोच और अपने ससुराल राजी खुशी से जा। मैं तेरे साथ चलूँगी तुझे छोड़ने के लिए। हाँ माँ, शायद आप ठीक कह रही हैं। अब मैं और ज़्यादा यहाँ नहीं रुक सकती। कहते हुए सीमा अपने कपड़े पैक करने लगी। सीमा को अपना सामान समेटते देख मायरा और राधिका ने एक गहरी सांस ली। करीब 2 घंटे के बाद सुषमा जी अपनी बेटी को उसके ससुराल छोड़कर वापस आ गई तो बनवारी लाल जी बोले, सुषमा, आज तुमने सीमा को समझा बुझाकर उसे उसके ससुराल वापस भेजकर बहुत समझदारी का काम किया है। लेकिन यदि यह काम उसी दिन किया होता जिस दिन वह झगड़ा करके यहाँ आई थी, तो बात यहाँ तक पहुँचती ही नहीं। तो दोस्तों, यह थी आज की स्टोरी। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई स्टोरी के साथ। हर हर महादेव।